बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं कि आज या कल पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है या शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया और दूसरा आलमी मीडिया ये खबरें दे रहा है कि सदर ट्रंप 4 अप्रैल या 6 अप्रैल से पहले ही ईरान पर कुछ बड़ा करने वाला है। और CNN ने कहा है कि ट्रंप ने जंग का दायरा फैलाने का फैसला किया है और इस दायरे की जो तफसीलात है वो खासी परेशान कुन और खौफनाक हैं। इसके साथ ही ईरान को भी कुछ इतलात मिली हैं जिनकी वजह से उसने एक तरफ तो जबरी भर्ती शुरू कर दी है और साथ ऐलान किया है कि वो अपनी अफवाज को 10 लाख की तादाद में ले जाएगा। और उधर इसराइल में भी कुछ ऐसा ही आलम है। उनके आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हमारी फ़ौज को मज़ीद 10,000 सिपाहियों की फौरी ज़रूरत है, वरना हमारा बर्री फ़ौज का ढांचा जो है कोलैप्स कर जाएगा। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि अमेरिका ने 10,000 मैरीन पहले मरहले में ईरान के अंदर उतारने का फ़ैसला किया है। और ये खबर भी ब्रेक हुई है कि 10,000 से ज़्यादा ड्रोन कश्तियाँ गल्फ़ पर जलगार के लिए स्टैंड बाय कर दी गई हैं। ड्रोन कश्तियाँ से मुराद कि इनमें कोई मल्लाह वगैरह नहीं होगा, ये खुदकार तरीके से हमला करेंगी। और इनकी 2 किस्में हैं। एक तो ये है कि जिनको रिमोट कंट्रोल या सैटेलाइट के ज़रिए ऑपरेट किया जाएगा और वो वापस भी आ सकती हैं। और दूसरी वो जो सिर्फ हिट करने के लिए बनाई गई है, यानी कि सुसाइड बोट्स, ये चीज़ सामने आई है। और कल मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखा कि ईरान का एक सहाफ़ी कह रहा था कि खित्ते में 50,000 अमरीकी फ़ौज मौजूद है। मेरा ख्याल है उसे उनकी इतलात ठीक नहीं है, क्योंकि 50,000 फ़ौज मौजूद नहीं है, बल्कि अगले चंद दिनों में या 2 हफ्तों में ये तादाद 50,000 हो जाएगी। अभी 50,000 नहीं है। इस वक्त कितनी है? जो मैरीन की तादाद है वो तो तकरीबन 10,000 के करीब मैरीन इलाके से मुराद ये है कि डेगो गार्शिया का जो अड्डा है वहाँ से लेकर खलीज ओमान तक और कुल्ज़म से लेकर बहरूम तक इतनी फ़ौज, इतने मैरीन मौजूद है। और मज़ीद मैरीन आ रहे हैं, कुछ स्पेशल कमांडो दस्ते जिनके कई किस्म के नाम उन्होंने रखे हुए, कोई किसी किस्म का फंक्शन करता है, कोई किसी किस्म का। तो इन सब की तादाद मिलाकर अगले 2 हफ्तों में 50,000 हो जाएगी। यानी इस खबर से ही ये मालूम होता है कि ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा मामला करने वाला है। और अब ये तकरीबन पाया सबूत को ये बात पहुंच गई है कि अमेरिका ने 4 जजीरों पर हर सूरत में कब्ज़ा करना है। और ये जो 10,000 किश्तियाँ हैं ये इसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और साथ ही वो मशीनरी भी इस्तेमाल की जाएगी जो बारूदी सुरंगों को ज़ाया करती है। ये इनमें रोबोट भी हैं और रोबोटिक मशीनें भी हैं। और दूसरा जो रवायती इनके पास हथियार होते हैं वो भी हैं, यानी जिनको मैनुअली इस्तेमाल किया जाता है किसी इलाके को सिक्योर करने के बाद मज़ीद सफाई के लिए। तो वो मैनुअल जो हथियार है वो भी लाए जाएंगे। अच्छा, पहले हम ये थोड़ा सा देख लें कि मुज़ाकरात का चक्कर क्या है। कल ये खबर आई थी कि अमेरिका के 15 नकात वाले एजेंडे का ईरान ने जवाब दे दिया है और पाकिस्तान ने वो जवाब अमेरिका को पहुंचा दिया है। अब ये पता चला है कि ईरान ने जवाब तो पहुंचा दिया है, लेकिन इस जवाब में 15 नकात को एड्रेस किया ही नहीं गया, बल्कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की शर्तें रखी गई हैं। यानी मुज़ाकरात के लिए आप माहौल बनाएं और उन मुज़ाकरात में हम फिर 15 नकात या 8 नकात जो भी आपके हैं और जो हमारे हैं इन पर बात कर लेंगे। लेकिन पहले आप मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाएं और माहौल बनाने के लिए सबसे पहले आप ये करें कि ईरानी क़यादत को हिट करने का सिलसिला बंद करें। क्योंकि कल भी वो जो नेवल कमांडर मारा गया था वो पता चला है कि वो अकेला नहीं मारा गया था, उसके साथ 2-3 कमांडर और भी मारे गए थे। और ख़बरें जो आती हैं वो इब्तदाई तौर पर मुख्तसर आती हैं, नामुकम्मल आती हैं और बाद में तफसील का पता चलता है। तो ये पता चला है कि उसमें 2-3 बड़े कमांडर और भी मारे गए थे। तो ईरान इस सूरत हाल से परेशान है कि उसकी क़यादत मारी जा रही है और क़यादत की जगह जिन अफराद को उन पर तैनात किया जाता है खाली जगह पर, तो उसके लिए भी ईरानी क़यादत को मुश्किल पेश आती है। जैसा कि आपने देखा कि लारिजानी के कत्ल के 1 हफ्ते बाद कहीं जाकर उन्होंने नया सिक्योरिटी चीफ जो है, सिक्योरिटी कौंसिल का जो चीफ है नया, वो 1 हफ्ते के बाद लगाया। यानी उनको फौरी तौर पर या तो
کوئی مناسب آدمی مل نہیں سکا، اور اگر ان کے پاس مناسب آدمی تھے تو اتفاق رائے نہیں تھا، اور اتفاق رائے کا مسئلہ اس وقت ایران کے لیے زیادہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ایران کی حکومت، اب تو کئی ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایران کی حکومت نرم رویہ اختیار کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جنگ بند ہو جائے، لیکن پاسداران انقلاب جو ہیں وہ سخت رویہ ظاہر کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم 10 لاکھ فوج بھرتی کریں گے، یعنی فوج کی تعداد 10 لاکھ کریں گے۔ 5 لاکھ اس وقت ایران کے پاس فوج ہے، فوج سے مراد ان کی جو باقاعدہ آرمی ہے وہ، اور جو پاسداران انقلاب ہیں، دونوں کو ملا کر ان کی نفری 5 لاکھ بنتی ہے، اور اس میں وہ تعداد مینہار نہیں کی گئی جو حالیہ حملوں میں ماری گئی ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ ہر حملے میں 150، 150، 200 کے قریب ایرانی فوجی مرتے رہے ہیں، اور ایران پر کتنے حملے ہوئے ہیں ان کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو اطلاعات آتی ہیں ان میں ایک سرسری ذکر ہوتا ہے کہ اتنے ہزار ٹارگٹ ہم ہٹ کر چکے ہیں اب تک، تو ان ٹارگٹس کی جو تفصیل ہے، جو ہیئت ہے، وہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ٹارگٹ میں تو ایک پورا فوجی کمپلیکس جس میں اربوں ڈالر کا ہتھیار ہے وہ تباہ ہو جائے تو وہ بھی ایک ٹارگٹ ہے، اور اگر ایک پیٹرول پمپ بھی تباہ ہوتا ہے تو وہ بھی ٹارگٹ ہے، وہ بھی ایک ٹارگٹ ہے۔ تو ٹارگٹ کی جو والیوم ہے ٹارگٹ کا وہ بہت ڈفر کرتا ہے، اور اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال مذاکرات ابھی اسی حوالے سے چل رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جائے، ماحول جب تک نہیں بنے گا مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ ایران نے میسج دیا ہے، اور امریکہ نے اس میسج کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ اس نے اپنی جنگی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اور پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایران 10 لاکھ فوج کو استعمال کہاں کرے گا؟ بظاہر یہ بہت ہی مبالغے والا دعویٰ ہے۔ 12 سال کے بچے ایران میں جبری بھرتی کرنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو مناسب نفری ڈھونڈنے میں دقت پیش آ رہی ہے، اور ویسے بھی تہران اور تہران کے گرد و نواح کا علاقہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اتنا زیادہ وہ کھنڈر بن گیا علاقہ کہ اس ایک دائرے کے اندر سے کم 40 لاکھ افراد چھوڑ کر دور دراز علاقوں کو جا چکے ہیں، یعنی کہ تہران شہر جو ہے وہ بھی 30-35% آبادی اس کی شہر کو چھوڑ گئی ہے، اور اس صورتحال میں یہ 12 سال کے بچوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ اعلان کل کیا گیا ایران کی طرف سے کہ 12 سال کے بچے، 13 سال کے بچے اپنی مرضی اور اپنے شوق سے بھرتی ہونا چاہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک کے 12-13 سال کے بچے اتنے زیادہ جنگ کے شوقین ہوں کہ وہ بھرتی ہونے کے لیے قطاروں میں لگ جائیں۔ دراصل وہاں جبری بھرتی ہو رہی ہے، اور اس بات کی اطلاع ایران انٹرنیشنل نے دی ہے، اور دوسری ویب سائٹوں نے بھی دی ہے کہ جبری طور پر بھرتی کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھی، جو بڑی عمر کے نوجوان ہیں، مراد یہ کہ جو 20، 22، 25 سال کے نوجوان ہیں، ان کو بھی بھرتی کیا جا رہا ہے۔ 30 سال سے زیادہ عمر والوں کو اوائڈ کیا جا رہا ہے۔ اوائڈ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ فوج میں تو 45 سال کے بلکہ 50 سال کے لوگوں کو بھی فٹ تصور کیا جاتا ہے، لیکن جہاں 30 سال سے اوپر کے لوگوں کے بجائے کم عمر کے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور اسٹارٹ کیا گیا ہے 12 سال کی عمر سے۔ تو یہ فوج استعمال کہاں ہوگی؟ ایک باریک چیز ہے، نہیں بہت موٹی چیز ہے، باریک نہیں بہت موٹی چیز ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کو پتا ہے کہ فوج کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ جنگ لڑ ہی نہیں سکتی اگر اسے ایئر شیلٹر نہیں ہے۔ یعنی عراق ایران جنگ صدام کے دور میں جو ہوئی تھی، اور بڑے کئی مہینے جاری رہی تھی، بہت عرصہ جاری رہی تھی، اور اس میں بہت نقصان ہوا تھا، تو دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ اس لیے ڈٹی رہیں کہ دونوں کو ایئر شیلٹر تھا، ایران کو ایرانی ایئر فورس کا اور عراق کو عراقی ایئر فورس کا۔ اگر کسی فوج کے پاس ایئر شیلٹر نہ ہو تو اس کا حال وہ ہوتا ہے جو عراقی فوج کا کویت سے واپسی کے بعد ہوا تھا۔ اس وقت عراقی ایئر فورس کو بین کر دیا گیا تھا، عراقی فضائیں امریکہ نے ممنوعہ زون، نو فلائی زون قرار دے دی تھی، اور پھر ایران کا وہ قافلہ جس میں 10,000 فوجی تھے، انہوں نے کویت پر قبضہ کیا، اور پھر کویت میں جب امریکہ نے بہت زیادہ بمباری کی تو صدام نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی فوج واپس بلا رہے ہیں، اور غلطی اس نے یہ کی کہ ساری فوج ایک ہی جلوس کی شکل میں کویت سے عراق کی طرف روانہ ہوئی، اور ان کے پاس کوئی ایئر شیلٹر نہیں تھا، ٹینک تھے، بختر بند گاڑیاں تھیں، توپ خانہ تھا، آرٹلری تھی، یعنی ہر وہ چیز تھی جو بری فوج کے پاس ہوتی ہے، لیکن ایئر شیلٹر نہیں تھا۔
चुनाचे अमेरिका ने बमबारी करके वो सारा कन्वॉय ख़त्म कर दिया। उसमें से शायद ही कोई लोग ज़िंदा बचे हों या सब के सब मारे गए और ज़ख्मी हो गए, और कुछ अगर उनमें से बच के भाग के इधर उधर हो गए सहराओं में तो वो अलग बात है। तो ईरान ये 10 लाख फ़ौज शेल्टर के बगैर कैसे मैदान जंग में लाएगा, और मैदान जंग कौन सा होगा? मैदान जंग की जो इतलात मिल रही हैं वो एक तो जजीरे हैं, 4 जजीरे, वही खर्ग जजीरा है और इशम जजीरा है और फिर 2 जजीरे और हैं। 4 जजीरों पर अमेरिका ने कब्ज़ा करने का फैसला किया, और ये ख़बर अब हर तरफ से आ गई है कि इन चारों जजीरों पर एक साथ कब्ज़ा किया जाएगा। पैराशूट फ़ौजों के ज़रिए एयरलिफ्ट करके ले जाए जाएंगे जहाज़ों पर और उनको वहाँ से उतारा जाएगा। बारूदी सुरंगें साफ़ की जाएंगी रोबोट मशीनों से, और फिर फ़ौज वहाँ उतरेगी। एयर फोर्स की मुसलसल परवाज़ें इनको शेल्टर देंगी। और अगर जो हमें नहीं पता कि ईरान क्या सोच रहा है, उसने क्या पॉलिसी बनाई है, फ़र्ज़ कीजिए कि ईरान अपनी फ़ौज को ले आता है इन जजीरों की हिफाजत के लिए, तो वो फ़ौज शेल्टर के बगैर कैसे लड़ेगी? बल्कि वो तो मारी जाएगी, क्योंकि अमेरिका के जहाज़, अनगिनत जहाज़, अमेरिका ने ईरान में जो पिछले दिनों हमले किए हैं उनमें बाज़ हमले ऐसे थे कि एक एक हमले में अमेरिका ने 200 तैयारे इस्तेमाल किए, 200 तैयारे। तो जब 200 तैयारे अमेरिका के पास ऊपर होंगे फ़ज़ा में, और ईरानी फ़ौज अपने मिज़ाइलों के अड्डों से मिज़ाइल चलाती रहे, लेकिन वो मिज़ाइल चलने से उसकी आर्मी की हिफाजत नहीं हो सकती। आर्मी की हिफाजत सिर्फ एयर फोर्स ही कर सकती है, जो दुश्मन के अगले मोर्चों को हिट करे और अपनी फ़ौज को ख़त्म होने से बचा ले। तो ये चीज़ तो उनके पास नहीं है, तो वो ये कैसे करेंगे? बल्कि इसी के ज़िम्मन में एक और चीज़ भी सामने आई है कि अमारात को ईरान की तरफ से एक पैगाम पहुंचाया गया है, और इस पैगाम में ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे जजीरों पर कब्ज़ा किया, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि इन जजीरों पर कब्ज़े के लिए जो बर्री फ़ौज उतर रही है वो अमारात के इलाकों में उतरेगी, वहाँ से एयरलिफ्ट करके ले जाई जाएगी। हालांकि इतला तो ये भी है कि उनको समुद्री तजारा बरदार जहाज़ों से ले जाया जाएगा। लेकिन जो भी हो, ईरान ने अमारात को ये धमकी दी है, ये पैगाम दिया है कि अगर ऐसा हुआ, हमारे जजीरों पर कब्ज़ा हुआ, तो हमारी फ़ौज बढ़कर तुम्हारी बंदरगाहों पर कब्ज़ा कर लेगी। मुत्तहदा अरब अमारात की छोटी बड़ी 7-8 बंदरगाहें हैं। दुबई, अबू धाबी तो खैर बहुत बड़ी बंदरगाहें हैं। जितनी रियासतें हैं, हर रियासत के पास 1 या 2 बंदरगाहें मौजूद हैं, छोटी या बड़ी, तो उन सब पर हम कब्ज़ा कर लेंगे। धमकी तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन इस धमकी पर अमल कैसे होगा? इसलिए कि अमारात और ईरान के दरमियान समंदर है। कौन सा समंदर? वही खलीज फ़ारस, गल्फ़, पर्शियन गल्फ़ जिसे कहते हैं, और जिसे अरब पर्शियन गल्फ़ नहीं मानते। अरब ममालिक के नक्शों में इसे अरेबियन गल्फ़ लिखा गया है। तो खैर इस गल्फ़ को ईरानी फ़ौजी अबूर कैसे करेंगे? क्योंकि इन बंदरगाहों पर कब्ज़ा करने के लिए ईरान को 2 चीज़ें चाहिए। वो एक तो है नेवी, जिसके जहाज़ों पर ये बर्री फ़ौज बैठ कर बंदरगाहों पर कब्ज़ा करे, और दूसरी चीज़ें एयर शेल्टर, और ईरान के पास दोनों चीज़ें नहीं हैं। मसलन उनके पास जहाज़ नहीं रहे, नेवी उनकी ख़त्म हो गई, कोई जहाज़, कोई किश्ती जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की जा सके इतनी बड़ी, वो उनके पास नहीं है। तो जब वो किश्ती नहीं है तो वो क्या ईरानी फ़ौजी समुंदर में तैर कर अमारात पर कब्ज़ा करेंगे? एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही, और दूसरी फ़र्ज़ कीजिए वो कहीं कश्तियाँ ले आते हैं किसी खुफिया ज़ख़ीरे में छुपाई हुई, जैसा कि उन्होंने मिज़ाइल छुपाए हुए हैं, तो वहाँ से निकाल कर ले आते हैं। तो वो किश्तियाँ तो अमरीकी एयरफोर्स के रहम करम पर होंगी, चाहे किश्तियाँ हों, वैसल हों, या बड़े स्टीमर हों, बड़े जहाज़ हों, वो तो अमेरिका के एयरफोर्स के रहम करम पर होगी। तो ये कब्ज़ा कैसे करेगा? मेरे ख्याल है यही वजह है कि अमारात ने इस धमकी को मुस्तरद कर दिया है और नज़रअंदाज कर दिया है, और उस पर कोई रद्द-ए-अमल देने से इनकार किया है, क्योंकि अभी तक तो ये पता नहीं चल रहा कि ये काम वो कैसे करेगा। अच्छा, मिज़ाइलों की बात से ये एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट ये भी ज़राए के हवाले से, अमेरिकी ज़राए के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से नहीं है, पेंटागन के हवाले से नहीं है, बल्कि राइटर ने ये खबर दी है सोर्सेस को कोट करते हुए कि ईरान का 1/3 मिज़ाइल जो ज़ख़ीरा है वो अब भी मौजूद है। और इसराइल का कहना ये है, ये इसराइल का जो कहना है ये एक अलग रिपोर्ट में है, ये राइटर की खबर में नहीं है। दोनों खबरों को मैंने मिला दिया है। तो राइटर की खबर में है कि 33% यानी 1/3 पोर्शन ईरान का मिज़ाइलों का अब भी इंटैक्ट है। और उसका कहना है कि अमरीकी हुकाम ये बता रहे हैं कि ईरानी ज़ख़ायर 1/3 तो हमने बिल्कुल डेफिनेटली तबाह कर दिए हैं, उनका सबूत मौजूद है, लेकिन 1/3 ऐसा है जिसके बारे में
हमें ये रिपोर्टें मिली हैं कि वो तबाह नहीं हुआ बल्कि वो मलबे में दब गया है, एक्सेसिबल नहीं रहा, और 1/3 जो है वो इंटैक्ट है, यानी 3 पोर्शन, एक पोर्शन तबाह हो गया मुकम्मल, एक पोर्शन मलबे तले दब गया बमबारियों की वजह से, वहाँ पर रसाई नहीं हो सकती, यानी ईरान उन्हें इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं कर सकता, जंग के बाद मलबा निकालेगा, खुदेगा तो निकाल लेगा, और 1/3 अब भी उनके पास है। और ये रिपोर्ट अगर सही है तो ये सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद करती है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि हमने 80% से ज़्यादा ईरानी आर्सनल जो है वेपनरी वो मिज़ाइलों की ख़त्म कर दी है। तो ये तो 80% नहीं बनते, ये तो इसका तो मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ईरान की तबाही हुई है उसकी वेपनरी में तो वो 66%, 67% होगी, 70% से भी 3% कम। और कैसा अजीब इत्तेफाक है कि परसों के व्लॉग में मैंने कहा था कि मेरा अंदाज़ा ये है कि 70% उनकी तबाह हुई है, बाकी 30% मौजूद है। तो अब ये कह रहे हैं, और इसराइल का ये कहना है कि उनके माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास अब भी इतने मिज़ाइल हैं कि वो चंद हफ्ते तक मिज़ाइल बारी जारी रख सकता है। चंद हफ्ते से क्या मुराद है? 3 हफ्ते भी चंद हफ्तों में गिने जाते हैं और 4 हफ्ते भी चंद हफ्तों में गिने जाते हैं। तो इसका मतलब ये अगर हम कम से कम भी एवरेज लगाएं तो 3.5 या 4 हफ्ते ईरान इसी रफ्तार से मिज़ाइलों के हमले जारी रख सकता है। और अभी वैसे इत्तेफाक ये है कि अब सऊदी अरब और कतर पर तो मिज़ाइल हमले टोटल बंद हो गए हैं। सऊदी अरब पर होने वाले मिज़ाइल हमलों की तादाद में कमी आई है, लेकिन कुवैत और अमारात में अब भी ईरान के हमले जारी हैं, और इसराइल पर भी उसके हमले मुसलसल जारी हैं। वो दिन में औसतन 3 बार मिज़ाइलों की खेप भेजता है, जिसको वो लहर का नाम देता है, यानी हर रोज़ 3 लहरें, और हर लहर में इसराइल के अंदर नुकसान होता है, इमारतों का भी और जानों का भी, लोग मरते हैं। इसराइल छुपा जाता है कितने लोग मरे, लेकिन ये अब यूरोपीय दारुल हुकूमतों से भी ये खबरें आती हैं कि इसराइल में जो अब तक लोग ज़ख्मी हुए हैं वो 4 से 5 हज़ार के दरमियान हैं। हिलाकतें वो 20-22 ही बताते हैं, लेकिन अगर 4 या 5 हज़ार अफराद ज़ख्मी हैं तो फिर मेरा जो हिसाब कहता है, या आप भी ये कह सकते हैं कि अगर 4 या 5 हज़ार ज़ख्मी हैं तो मरने वालों की तादाद 200 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये तो कभी सुना नहीं कि 1000 आदमी ज़ख्मी हुए किसी बीमारी में और मरे सिर्फ 3 या 4, ये तो कभी नहीं सुना। रेशो जो है वो कुछ ना कुछ उसका तनासब होता है। ये तो हम सुनते हैं कि 50 मर गए और 500 ज़ख्मी हो गए, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि 1 मरा और 1000 ज़ख्मी हो गया। तो इसका मतलब है कि इसराइल के बंदे ज़्यादा मर रहे हैं, और उनमें फ़ौजी कितने हैं, शहरी कितने हैं, ये नहीं पता, लेकिन नुकसान हो रहा है। और वहाँ की नफ्सियात बुरी तरह तबाह हो रही है। नफ्सियात से मुराद ये है कि दिन में हर शहर के अंदर दिन में कम से कम 5 या 6 मरतबा सायरन बजते हैं और लोगों को शेल्टर की तरफ भागना पड़ता है। तो तकसीम कर लें कि दिन को 6 हिस्सों में तकसीम कर लें, गोया कि हर 4 घंटे के बाद उन्हें भागना पड़ता है, हर 4 घंटे के बाद, बल्कि 3.5 घंटे के बाद, क्योंकि भागकर शेल्टर में छुपने का जो दौरानिया है वो भी तो हम शामिल करेंगे ना। तो हर 3 घंटे के बाद, 3.5 घंटे के बाद उनको सारे काम छोड़कर शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ता है। और ख़ास तौर पर शुमाली इसराइल का जो सिरा है, वो सिरा जो लबनान से मिलता है, वहाँ तो खासी तबाही हुई है इसराइल की। और ताज़ा इतला ये है कि उस पट्टी से कम 12-14 हज़ार यहूदी इलाका छोड़ गए हैं, नकल मकानी कर गए हैं, बेघर हो गए हैं। तो वो उस छोटे से रकबे में ये तादाद 10, 12 या 14 जितनी भी है, ये कुछ छोटी तादाद नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की किसी तहसील में इतनी ज़्यादा परेशानी हो कि वहाँ से 8-10 हज़ार लोग निकल जाएं, तो वो तो हम यही कहेंगे ना कि तहसील खाली हो गई। और इसी तरह ये शुमाली इसराइल का वो इलाका, शुमाली इसराइल तो खैर शुरू होता है ना, उसमें तेल अवीव भी शामिल है, हाइफा भी शामिल है, याफा भी शामिल है, और नतानिया भी शामिल है, और पता नहीं कई 3-4 शहर और भी इसमें शामिल हैं, उसमें बल्कि बैतुल मक़दस भी शामिल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शुमाली इसराइल की उस पट्टी की जो लबनान के बॉर्डर से मिलती है। इस इलाके में, लबनान में जो इसराइल ने तबाही मचाई है वो बहुत हौलनाक है। मरने वालों में बहुत बड़ी तादाद शहरियों की है, आम शहरियों की, बच्चों की, औरतों की।
اور لبنان کی حکومت کہتی ہے کہ صرف 1100 شہید ہوئے ہیں، 1100 نہیں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، کیونکہ 700 تو ان میں صرف حزب اللہ کے گریلے ہیں۔ حزب اللہ کے گریلے جو اب تک ایک مہینے کی اس جنگ میں 29 دن کی نہیں، میرے خیال میں یہ ایک مہینے سے کم بنتی ہے، ایران پر حملہ شروع ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، اور جب حملہ شروع ہوا تھا تو اس کے 3-4 دن کے بعد یہ لبنان کا ایشو شروع ہوا تھا، تقریباً 1 مہینہ یہاں بھی ہو گیا ہے۔ تو وہاں جو حزب اللہ کے گریلے مارے گئے ان کی تعداد 700 کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ 1000 سے زیادہ عام شہری جن کا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی مارے گئے ہیں۔ تو لبنان میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، بالکل جس طرح یہ انسانی حقوق والے ادارے بتاتے ہیں کہ ایران میں اب تک تقریباً 2000 شہری مارے جا چکے ہیں، لیکن وہاں جو فوجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد 2000 سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ایک بمباری میں اب تو ایران نے سارے کمپاؤنڈ خالی کر دیے ہیں۔ اب ایران کا کوئی فوجی کمپاؤنڈ ایسا نہیں ہے جس میں فوج موجود ہو، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت سارے کمپاؤنڈ ایسے تھے جہاں فوج یا پاسداران موجود تھے، اور ایک حملے میں 200 150 300 تک لوگ مارے گئے ہیں۔ اچھا، ادھر امریکہ کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ ان کے پاس جو ٹاماہاک میزائل ہیں، جو بہت پتہ نہیں $2.5 ملین کا ایک میزائل بنتا ہے، بہت مہنگا، اور جو بڑی ایکوریسی سے ہٹ کرتا ہے، ان کی تعداد 23 سے خرچ ہو رہی ہے، یعنی اب تک امریکہ اس جنگ میں 850 میزائل داغ چکا ہے، اور ذخیرہ جو ہے اس کا 25% ذخیرہ ٹاماہاک میزائلوں کا ختم ہو گیا، 75% رہ گیا ہے۔ 1 مہینے کی جنگ میں 25% ختم، تو اگر 1 مہینہ مزید جنگ جاری رہتی ہے تو گویا کہ 50% ذخیرہ ختم۔ تو چنانچہ امریکہ کو اب یہ ٹاماہاک میزائلوں کی تیاری بھی ایمرجنسی بنیادوں پر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ مزید ٹاماہاک میزائل نہیں بنتے تو اسی رفتار سے ختم ہوتے رہے تو اگلے 1 مہینے کے بعد تو پھر امریکہ کے پاس یہ بہت کم میزائل رہ جائیں گے، جبکہ امریکہ کو ان میزائلوں کی ضرورت اس لیے بھی ہوتی ہے، ایران وغیرہ کے مسئلے سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو کسی بھی علاقے میں امریکہ کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن کرنا پڑ جائے تو 40-50 ٹاماہاک میزائل تو اسے وہاں ہی چلانے پڑتے ہیں، جیسا کہ وینزویلا میں ہوا، وہاں بھی اچھی خاصی مقدار میزائلوں کی خرچ ہوئی۔ تو اسلحے کی کمی کا مسئلہ صرف ایران کو نہیں ہے بلکہ امریکہ کو بھی ہے، اگرچہ نوعیت مختلف ہے۔ اسی دوران جو امریکہ کے لیے ایک پازیٹیو خبر ہے وہ یہ ہے یوکرائن کی ہے، کیونکہ یوکرائن نے کچھ ایسے اینٹی شیلڈ بنائی ہے کہ جو سستی بھی ہے اور زیادہ کارگر بھی ہے۔ میزائل روکنے والے جو سسٹم بنائے ہیں یوکرائن نے اور ان کو روس کے خلاف بڑی کامیابی سے استعمال کیا ہے، وہ اب عرب ملکوں کو دینے پر تیار ہو گیا ہے۔ دراصل وہ امریکہ کو دے رہا ہے اور امریکہ سے اس کے بدلے میں روس پر برسائے جانے والے میزائل ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے، اور یہاں امریکہ کا بھی بھلا ہو جائے گا اور یوکرائن کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور یوکرائن نے پرسوں جو کارروائی کی ہے اس نے روس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شمال مغربی علاقہ بالٹک کا ایریا، وہاں انہوں نے روس کی تیل گیس سپلائی کا بہت بڑا نیٹ ورک اڑا دیا، جس سے روس خاصا پریشان ہے۔ اور یہ یوکرائن کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اپنے بارڈر سے نکل کر بہت دور، بیچ میں بیلاروس آتا ہے، بیچ میں بالٹک سٹیٹس آتی ہیں، بیچ میں روس کا علاقہ آتا ہے، ان سارے علاقوں کو کراس کر کے اس نے بندرگاہی ایریا میں بالٹک کا جو دور دراز علاقہ ہے وہاں پر ہٹ کیا ہے۔ تو یوکرائن بھی اب ایک قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی کھلاڑی بنتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کا دن اس لحاظ سے اہم ہے کہ آج کی اطلاع ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ تو دیکھیے آج کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے ارادے بہرحال کچھ بڑا کرنے کے ہیں اور خطرناک ارادے ہیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔